नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब से बस कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। आज दिल्ली में भारत ने दूसरे इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को होस्ट किया। इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरब वर्ल्ड के विदेश मंत्रियों के सामने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र किया और कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। यानी दिल्ली से सीधा मैसेज पाकिस्तान को दे दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कटोरा लेकर दर दर भटक रहे हैं। बस कुछ घंटे पहले पाकिस्तानी पीएम ने बाकायदा कैमरे पर इस बात को कबूल किया है कि वो और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल दुनिया के अलग अलग देशों में जा जाकर पाकिस्तान के लिए भीख मांगते हैं, कर्जा मांगते हैं। शहबाज शरीफ ने तो यह भी कहा कि दुनिया से भीख मांगते हुए शर्म भी आती है। पाकिस्तान की इस दुर्गति के पीछे एक बहुत बड़ा रोल नरेंद्र मोदी का है। मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को कटोरा लेकर घूमने के लिए मजबूर कर दूंगा। नरेंद्र मोदी ने यह कैसे मुमकिन किया, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का बजट बिगाड़ दिया। मोदी ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया, कटोरा लेके भीख मांगने को मजबूर कर दिया। कर्जे लेने के लिए उनके दरखास्तें दी, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, उसका सर झुका हुआ होता है, उसका सर झुका हुआ होता है। कंगाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा खुद पाकिस्तान के कंगाल वजीर आजम ने कर लिया है। शहबाज शरीफ ने पब्लिकली माना है कि भीख मांग मांग कर पाकिस्तान गुजर बसर कर रहा है। मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि मुनीर और शहबाज दोनों कटोरा लेके भीख मांगते फिर रहे हैं। सुनिए शहबाज शरीफ ने अपने भीख वाले कबूलनामे के फुल वीडियो में क्या कहा है। कुछ तल्ख हकायक भी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। माइंड ना कीजिएगा, इस वक्त सूरत हाल ये है, दोस्त ममालिक के कर्जे शामिल हैं और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सोचिए, एक तरफ हिंदुस्तान है जो न सिर्फ 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होगा बल्कि दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हिंदुस्तान ही होगा। वो हिंदुस्तान जिसे लेकर एलन मस्क तक कह चुके हैं कि दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर बहुत तेजी से बदल रहा है और पूरी दुनिया मान रही है कि इस बदलाव को लीड करने वाले नरेंद्र मोदी ही हैं। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो मालिक। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं जो जहां कहीं भी जाता है हाथ में कटोरा लेके पहुंच जाता है, मौका मिलते ही कर्जा मांगने लगता है। Please, I beg of you, anything you can spare for my family. What happened to you? दुनिया भर में घूम घूम कर भीख मांग रहे पाकिस्तान का ये काला सच है, आंकड़ों में साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान है जो ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ के टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स में केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नंबर 2 पर खड़ा है। 2026 में दुनिया के जीडीपी ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी करीब 17% रहने वाली है। पाकिस्तान इस लिस्ट में कहीं नहीं है, तो फिर पाकिस्तान कहां खड़ा है? एक दिलचस्प आंकड़ा देखिए। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी पर कर्ज का बोझ 13% बढ़कर 3,33,000 पाकिस्तानी रुपए हो गया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में पैदा होते ही सिर पर 3,33,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज चढ़ जाता है। शहबाज और मुनीर इसीलिए इन दिनों जहां जा रहे हैं हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं, बदले में पाकिस्तानियों से ही गाली खा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ साल बदलता है और कुछ नहीं बदलता। नया वया कुछ नहीं होता हमारे पास, बस नंबर बदल जाता है कैलेंडर में। ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है हमारे मुल्क में? कौन है जिम्मेदार इस चीज का? ये कहता है मैं और फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल खुफिया तौर पे और मैं खुलेआम ममालिक में जाते रहे, डॉलरों की भीख मांगते रहे, ठीक है। लेकिन जब आप डॉलरों की भीख मांगते हैं तो फिर आपको दूसरे ममालिक की कुछ बातें माननी पड़ती हैं, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और फिर ऐसी भी ख्वाहिशें आ जाती हैं, ये कह रहा है कि डॉलर लिए, फिर ऐसी ख्वाहिश आई जिन मुल्कों से हमने डॉलर लिए कि हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है वो पूरा करने का, लेकिन आपको करनी पड़ती। अब मेरा फौजियों से सवाल है कि ये शख्स इतना कंप्रोमाइज हो चुका है, इसका अलावा अर्दली इतना कंप्रोमाइज हो चुका है कि बैरूनी ख्वाहिशें जो आती हैं ये इनकार नहीं कर सकते। गौर करो फौजियों, इस पे गौर करो, सोचो तुम्हारा सरबराह कितना बड़ा गद्दार है। मैं जब कहता हूं ना ये आया नहीं है, ये लाया गया है। नरेंद्र मोदी की एक मदर ऑफ ऑल डील्स ने कैसे पाकिस्तान का दाना पानी बंद करने का फुल एंड फाइनल इंतजाम कर लिया है, ऑडियो वीडियो के साथ उसकी डिटेल आपको आगे देंगे। पहले आप ये देखिए कि मुनीर के सिलेक्टेड पाकिस्तानी पीएम ने भीख मांगने वाली बात क्यों और कहां कबूली। ये ग्रुप फोटो देखिए। 30 जनवरी को खींची गई इस तस्वीर का लोकेशन इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में मुनीर पाकिस्तान के लीडिंग एक्सपोर्ट्स को अवार्ड बांट रहा था। कह रहा था कि इन एक्सपोर्ट्स के दम पर पाकिस्तान अपने खजाने को भरेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, और इसे 5 पैमाने पर देखिए। नंबर 1, पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी इस वक्त कर्ज पर चल रही है। सार्वजनिक कर्ज पाकिस्तान की जीडीपी के 70 से 80% के दायरे तक पहुंच गया है। नंबर 2, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। आईएमएफ ने 2026 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ 3.2% की वृद्धि का अनुमान जाहिर किया है। नंबर 3, शहबाज पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को अवार्ड बांट रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट लगातार कमजोर हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी में एक्सपोर्ट का हिस्सा सिर्फ 10.4% है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पड़ोसी देशों से पाकिस्तान का व्यापार घाटा 44% तक पहुंच गया है। नंबर 4, पिछले कई सालों में मल्टीनेशनल कंपनियां लगातार पाकिस्तान छोड़ रही हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लिली, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, यामाहा और टेलीनॉर जैसे बड़ी नामी कंपनियां पाकिस्तान से भाग चुकी हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सबसे ज्यादा झटका लगा है। पाकिस्तान में 48 मल्टीनेशनल कंपनियां थीं, लेकिन आज उनमें से आधी भी नहीं रह गई हैं। और नंबर 5, पाकिस्तान ने साल 2025 में आतंकवादी हमलों में 34% का इजाफा देखा है। इन आतंकवादी हमलों ने भी निवेशकों को डरा दिया है कि कोई भी निवेशक पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। शहबाज और मुनीर इसलिए दौड़ दौड़ कर भीख मांगते हुए दूसरे देशों के राउंड लगा रहे हैं। कभी ट्रंप से भीख मांग रहे हैं, कभी मुस्लिम मुल्कों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे हैं, और पाकिस्तानी अपना सिर पकड़ पकड़ कर रो रहे हैं। अब आप देखें कि जो सऊदीज हैं उनके मुल्क में तो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे पाकिस्तानी वहां मांगने जा रहे हैं। हम कारोबार क्यों नहीं करते भाई? हम कारोबार क्यों नहीं करते? Why don't we look at this thing? हम इस चीज को क्यों नहीं समझते? ये क्या बात है? ये क्या बात है?
समझ रहे हैं आप बात? मतलब कब तक हम ऐसे, ये मतलब कौम कब बनेंगे हम? ये भी तो चीज है ना। मतलब कब तक हम ऐसे, ये मतलब कौम कब बनेंगे हम? ये भी तो चीज है ना। यानी कि यू आर नोन एज बैगर्स इन मिडल ईस्ट। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें यार, कितनी वो जिसे वो कहते हैं ना बेइज्जती वाली बात है ये। मतलब शर्म आती है इंसान को ये सुन के भी, देख के भी। और हमारे लिए वो जिसे कहेंगे ना वो जिसे कहेंगे ना, हमारे लिए ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इट्स एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। पाकिस्तान से सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ पे आपको जाके मांगेंगे पाकिस्तान के नाम पे, और हमें, और फिर घर में क्या होगी एम्बैरेसमेंट। वैसे हम बड़े चौधरी बनेंगे, लोग कहेंगे लो जी ये तो मांग रहे हैं वहाँ। तो ये एज ए नेशन, ये जो बड़ी, ये जो एंटरप्राइज है बैगिंग है, जिसके हवाले से मैं कह रहा हूँ, हम कब तक इसी तरह जाने जाएंगे? गरीबुन, फकीरुन, मस्कीनुन, वो रफ़ीक, पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं। तो हम कब तक ऐसे जाने जाएंगे? ऐसे थोड़ा ही होता है। और नुकसान तो फिर मुल्क का ही है ना। ठीक है जी, नुकसान तो मुल्क का होता है। शहबाज शरीफ वापस अपने उस काम की तरफ लौट गए हैं जिसके वो माहिर हैं। जी हाँ, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भिखारीपन, भीख मांगना, लोगों के आगे हाथ फैलाना और फिर उसको मलफूफ करना, उसे रैप करना किसी ऐसी चीज में जो कि कौम बाय कर ले। बकवास, रबिश, ट्रैश, BS, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे पता है बेगैरत ब्रिगेड मेरे पीछे पड़ जाएगी कि जी ये आप क्या बात कर रहे हैं, देखिए वो तो मुल्क के लिए मांगने के लिए गए थे। सब झूठ है, सब फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि ये जहां मांगने जाते हैं, IMF इनको कितने पैसे मांगने जाते हैं ये लोग? IMF से 1 से 2 अरब डॉलर्स, इससे ज्यादा नहीं मिलते इनको। दीगर ममालिक से कितने मांगने जाते हैं? 1 अरब, 2 अरब। आपको पता है? अब आप सोचिए कि ये मांगने के लिए जो जाते हैं, तो अगर कोई कह रहा है कि मुल्क और कौम के लिए मांग रहे हैं, तो ये सब बकवास के सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये पैसे आप इस तरह अलल्ले तल्ले में उड़ाते हैं और जाते हैं आप भीख मांगने के लिए, और ये सब कुछ लीपापोती किस लिए हो रही है? अब ये शहबाज शरीफ जो ये ढकोसला, ये ड्रामा कर रहा है, ये पूरा का पूरा खानदान नाकाम एक्टर्स पर मुश्तमिल है। जो सबसे बड़े भगोड़े नवाज शरीफ, उन्हें भेजा गया था एक्टिंग सीखने के लिए, किसके पास? रंगीला के पास, और रंगीला तक ने मुस्तरद कर दिया था। शहबाज शरीफ और मरियम ये अदाकार हैं, और लेकिन बहुत ही पिटे हुए, घटिया किस्म के। जाहिर है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान की इकोनॉमी भी नहीं चल रही, इनसे कोई मैनेजमेंट भी नहीं हो रही, बट ये लोग मुसिर हैं कि ये पाकिस्तान को चलाते रहेंगे, लेकिन इनसे चल नहीं रहा है बॉस। हालात बहुत खराब हो गए। शहबाज और मुनीर दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है, और पाकिस्तान में वहां के किसान खेतीबाड़ी छोड़कर आलू जमीन पर फेंककर अपने फील्ड मार्शल और वजीर आजम को कोस रहा है। पाकिस्तान का बेड़ा कैसे गर्क हो रखा है, ये आप एक पाकिस्तानी अखबार में छपे इस हेडलाइन को पढ़कर समझ लीजिए। आज की तारीख में पाकिस्तान में 5000 पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू 500 पाकिस्तानी रुपए रह गई है। और ऐसा क्यों है, अब ये देख लीजिए। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में दूध की कीमत 250 रुपए लीटर, यानी अगर एक परिवार हर रोज 2 लीटर दूध लेता है तो सिर्फ दूध पर हर महीने 15,000 पाकिस्तानी रुपए खर्च कर रहा है। 1 दर्जन अंडे की कीमत 380 पाकिस्तानी रुपए, 1 किलो चिकन की कीमत 680 पाकिस्तानी रुपए, 20 किलोग्राम आटे के पैकेट की कीमत 3000 पाकिस्तानी रुपए, टमाटर 100 रुपए किलो, प्याज 120 रुपए किलो, पेट्रोल 265 रुपए लीटर। पाकिस्तानी शहर में किराए के 2 बेडरूम मकान का रेंट 55,000 पर मंथ। और ये तो सिर्फ कुछ नंबर्स हमने आपको बताए हैं। पाकिस्तान में छप्पर फाड़ महंगाई हो रखी है, और उसे काबू में करने के बजाय शहबाज कटोरा लेकर घूम रहा है। अपने मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबा दबा कर खुद ही मार रहा है।
पाकिस्तान की कंगाली और बदहाली की एक सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी है। मोदी ने 2019 में जो वादा किया था कि वो पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर कर देंगे, वो वादा पूरा हो रहा है और शहबाज शरीफ ने खुद ये बात कबूल कर ली है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम कर्ज लेते लेते थक गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की एक गेट टुगेदर में बताया, पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह खामोशी से वो और आसिम मुनीर दुनिया में कर्ज लेने के लिए कशकोल फैलाने के काम में मसरूफ़ हैं। और वो कहते हैं खामोशी से वो ये काम आसिम मुनीर के साथ कर रहे थे। अब उन्होंने ये खामोशी तोड़ दी है और पूरी दुनिया को बता दिया कि किस तरह वो कर्ज ले रहे थे। भले से उन्होंने खामोशी तोड़ी है, मगर जिस खामोशी से वो और आसिम मुनीर दुनिया से कर्ज मांग रहे थे वो दुनिया को पहले ही पता था और कोई ये ढकी छुपी बात नहीं। और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये हमें बता रहा है कि वो और उसका फील्ड मार्शल चुपके कर्ज लेने की खातिर 19 देशों के पास गए हैं इन्हीं दिनों, इसी कुछ चंद महीनों के दौरान, और 19 देशों ने उनको बहरहाल कुछ न कुछ कर्ज दिया। लेकिन वो बता रहा है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कि वो और फील्ड मार्शल मिल के चुपके गए हैं 19 देशों के पास। शहबाज शरीफ जहाँ बहुत झूठ बोलने का भी माहिर है, वहाँ वो सच बोलने का भी माहिर है। वो ऑन एंड ऑफ इस तरह के सच बोलता रहता है। अब वो सच बोल रहा है। जनवरी के महीने के आखिरी दिन वो बता रहा है पाकिस्तान की एक्सपो कोई सो कॉल्ड कॉन्फ्रेंस है, उसमें बता रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि वो ये कह रहा है कि हम और फील्ड मार्शल पाकिस्तान का चीफ सिपा सलार, अब वो सिपा सलार नहीं है, चीफ सिपा सलार है, वो कह रहा है कि हम खामोशी से गए हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़ौज के सिपा सलार का काम तो लड़ना या मरना है ना, लेकिन वो कर्जे लेने के लिए भी इनके साथ जा रहा है। भारत यूरोपीय यूनियन के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील्स ने भी मुनीर के मुल्क की कमर तोड़कर रख दी है। डील भारत ने की, खतरा पाकिस्तान के लिए कैसे पैदा हुआ, अब ये देखिए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत ईयू की डील के बाद पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी पर खतरा आ गया है। पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बर्बादी की 100% गारंटी है। भारत की डील के बाद पाकिस्तान के करीब 9 अरब डॉलर के टेक्सटाइल निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। पाकिस्तान में बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट, एनर्जी की कमी और ज्यादा टैक्स ने पहले ही पाकिस्तान के उद्योग की हालत खराब कर रखी है और अब बहुत जल्द पाकिस्तान में कारखानों और उद्योगों को बंद करने की नौबत आने वाली है और पाकिस्तान में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में मुनीर कटोरा लेकर कर्ज मांगने निकलेगा भी तो कोई उसे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये बात खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। मुल्क वहीं पे रहा, वहीं खड़ा रहा और आज भी वहीं पे। आज भी हम कर्ज मांग रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। 1958 में भी हमने कर्ज लिया था। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। IMF से और 1947-48 में जिन्ना साहब ने $2 बिलियन मांगे थे अमेरिका से कि हमें दें। तो ये तो कहानी जाती है 1947 पे। 47 से शुरू हुए 78 साल हो गए हैं। आज भी हम वो दामन फैलाए खड़े हैं कि यार हमें कुछ दे दो। बहुत सी जो यहाँ पे बाहर से लोग आए, उबर शुरू हुई यहाँ पे बहुत सी कंपनीज, अब मेरे ज़हन में इस वक्त नाम नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की उन्होंने आके, लेकिन वो अब इतने वो हालात उनके लिए ख़राब हो गए कि वो अब मुल्क से जा रहे हैं, यहाँ से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल
देखें ना, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है उसकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी, अब वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। अगर मुल्क के अवाम अनपढ़ होंगे, मुल्क के अंदर सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी, इंतहा दर्जे की गुर्बत होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, फॉरेन रिलेशंस खराब होंगे। जिन लोगों के हाथ में पावर है वो शायद उनको या तो ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हम कितनी मुश्किल में होते हैं $2 बिलियन के लिए, $1 बिलियन के लिए। कभी सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं, कभी यूएई के पास, कभी चाइना के पास, और फिर अल्टीमेटली IMF के पास। हमारे यहाँ इकोनॉमिक हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं, तो यानी हमारे जो करीब के ममालिक हैं उनसे हमारे रैंकिंग, जो साउथ एशिया के ममालिक हैं उसमें हमारी रैंकिंग सबसे ज़्यादा ख़राब है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है और उसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकती। यानी अब यह क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि नरेंद्र मोदी ने बिना गोली चलाए ही मुनीर और शहबाज को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। पाकिस्तान को कटोरा लेकर घूमने के लिए, दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी पाकिस्तान के हालात और खराब होंगे। मुनीर और शहबाज के बाद पूरा पाकिस्तान भीख मांगता नजर आएगा। मिडल ईस्ट में अमेरिका के हथियारों का जखीरा लगातार पहुंच रहा है। हॉर्मुज में चीन रूस के साथ ईरान ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने बड़े बड़े युद्धपोतों को उड़ा देने वाले अंडर वाटर किलर ड्रोन ईरान के पास समंदर में भेजे हैं। मिडल ईस्ट में इस वक्त माहौल गर्मा हुआ है। अमेरिका ईरान के बीच टेंशन बहुत हाई हो चली है। ईरान ने प्रदर्शनकारियों की मौत का जिम्मेदार फिर ट्रंप को ठहरा कर आग में घी डालने का काम कर दिया है। खाड़ी में आमने सामने खमेनेई और ट्रंप आ गए हैं। पर्दे के पीछे पुतिन और जिनपिंग भी बिसात बिछा रहे हैं। खमेनेई के जखीरे में कौन से नए हथियार हैं, ट्रंप के लिए कितनी बड़ी टेंशन है, फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। खामनेई के पास कितना गोला बारूद है? ईरान के पास कितने एयर डिफेंस सिस्टम है? क्या ट्रंप की मिसाइल को खामनेई के एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाएंगे? ट्रंप नेतन्याहू के सामने खामनेई कितने दिन युद्ध में टिक पाएंगे? युद्ध में खामनेई को पुतिन, जिनपिंग से कितने नए हथियार मिलेंगे? ईरान के धार्मिक शहर कोव की ऐतिहासिक जामकरण मस्जिद में लाल झंडा लहरा दिया गया है। ऐसा तभी होता है जब खामनेई बदले या युद्ध का ग्रीन सिग्नल IRGC को देते हैं। अमेरिका और इजराइल भी फैसला कर चुके हैं, अब युद्ध ही विकल्प है। जून में युद्ध का आरंभ इजराइल ने किया था। इस बार पहला फायर कौन करेगा? नेतन्याहू और ट्रंप इंतजार में हैं। इस बार पहला फायर खामनेई करे। अगर खामनेई ऐसा कर देते हैं तो अमेरिका और इजराइल पलक झपकते ही ईरान पर टूट पड़ेंगे।
खामनेई ने अगर पहला फायर नहीं किया तो ट्रंप और नेतन्याहू कब तक इंतजार करेंगे? ट्रंप हॉर्मुज में खामनेई के तेल के जहाजों को घेर लेंगे। प्रतिबंधित तेल ले जाने वाली डार्क फ्लीट या घोस्ट फ्लीट के टैंकर को आगे नहीं जाने देंगे। ये ब्लॉकेज हफ्ते 10 दिन से लेकर महीने तक चल सकता है। ईरान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था इससे पूरी तरह बिखर जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कैरेबियन सागर में अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल जहाजों को रोक दिया था। ट्रंप ने नेवी लगाकर जहाजों को जब्त करवा लिया। ओमान की खाड़ी में ट्रंप ने इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन को तैनात किया है। उसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर भी तैनात हैं। यहीं से ट्रंप की नेवी यूएसएस अब्राहम लिंकन में मौजूद हेलीकॉप्टर में हॉर्मुज तक जाएगी। खामनेई के तेल जहाजों को जब्त करेगी। ट्रंप हॉर्मुज में गेम करके खामनेई को युद्ध के लिए मजबूर करेंगे। ट्रंप के इस वार प्लान का जवाब खामनेई ने तैयार कर लिया है। हॉर्मुज के पास ईरान ने अंडर वाटर टनल बना ली है। खामनेई ने इन्हें मिसाइल टनल का नाम दिया है। खामनेई की IRGC इसी टनल से ट्रंप के जंगी बेड़े लिंकन पर मिसाइल अटैक करेगी। समंदर में उसे डुबोने की कोशिश करेगी। हमले के बाद खामनेई के जल योद्धा इन्हीं टनल से वापस चले जाएंगे। अमेरिका हमले का आरोप ईरान पर लगाएगा। खामनेई सबूत मांगकर और टाइम बाय करने की कोशिश करेंगे। हॉर्मुज की लड़ाई में ईरान कमजोर नहीं पड़े, इसीलिए तनातनी के बीच तीनों देश वहां युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ईरान को ट्रंप की नेवी से निपटने के गुर सिखा रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई हो या गोरिल्ला युद्ध, सभी के लिए ईरान को तैयार कर रहे हैं। ईरान, चीन, रूस की तिकड़ी पर ट्रंप की पैनी नजर है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेंटर कमांड ने IRGC को कड़ी चेतावनी जारी की है। युद्धाभ्यास में अगर एक भी मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन किसी अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाता है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ईरान पर जॉर्डन से अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर फौरन भारी बमबारी शुरू कर देंगे। जॉर्डन के साल्टी एयरबेस में मौजूद 35 से ज्यादा F-15E स्ट्राइकर ईगल तेहरान में तबाही मचाना शुरू कर देंगे। भूमध्य सागर, अरब सागर और लाल सागर में मौजूद जंगी पोत, स्ट्राइकर और डिस्ट्रॉयर ईरान पर मिसाइलें बरसाना शुरू कर देंगे। फारस की खाड़ी में मौजूद ओहियो क्लास की पनडुब्बी टॉमहॉक मिसाइलों से खामनेई के अड्डों को फूंक देंगी। हिंद महासागर के डियोगो गार्सियो बेस में मौजूद B-52 स्टील्थ बॉम्बर कयामत ढाना शुरू कर देंगे। पेंटागन ने 24 घंटे पहले 4 B-52 बॉम्बर यहां और भेजे हैं। ट्रंप के हमलों से बचने के लिए खामनेई के पास क्या विकल्प है? ईरान को पुतिन ने S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। जिनपिंग ने चीन का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 दिया है। ईरान में रूस के S-400 के 10 एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। IRGC ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें S-400 ने ट्रंप के सबसे एडवांस B-52 बॉम्बर को हवा में टुकड़े टुकड़े कर दिया।
खामनेई के लिए अब वीडियो गेम दिखाकर युद्ध में फतह हासिल करने का वक्त ओवर हो चुका है। अब असली गेम शुरू होने वाला है, असली अटैक होने वाला है। नेतन्याहू ने टारगेट लॉक कर दिए हैं, ट्रंप को लिस्ट दे दी है। ट्रंप ने अमेरिका के वॉर डिपार्टमेंट को तैयार रहने के लिए कह दिया है। ट्रंप खामनेई की घेराबंदी के लिए समंदर में 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप खड़े कर दिए हैं, 200 कैरियर एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं, करीब 15 डिस्ट्रॉयर और क्रूजर तैनात कर दिए गए हैं, 2000 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें और इंटरसेप्टर मिसाइलें लगा दी गई हैं, करीब 6 सबमरीन्स अमेरिका ने ईरान के आसपास तैनात कर दी है। अमेरिका युद्धपोतों से टॉमहुक क्रूज मिसाइलें खामनेई के अड्डों पर चलाएगा। पनडुब्बी से ट्राइडेंट D5 मिसाइल IRGC के तमाम अड्डों को ध्वस्त कर देगी। एक टॉमहॉक मिसाइल की कीमत $20 लाख है। ट्राइडेंट D5 मिसाइल की कीमत $70 मिलियन यानी 600 करोड़ रुपए के आसपास है। F-35 फाइटर जेट से दागी जाने वाली एक हेलफायर मिसाइल की कीमत करीब 1,66 लाख है। ट्रंप ने ईरान में खामनेई के शासन का अंत करने के लिए ऐसी 2000 मिसाइलों का जखीरा भेजा है। खामनेई ने भी करीब 3000 मिसाइलों का स्टॉक कर लिया है। 1000 मिसाइलें अकेले इजराइल के एयर डिफेंस को ध्वस्त करने के लिए, 1500 मिसाइलें अमेरिका के बेस उड़ाने के लिए और 500 मिसाइलें उन देशों के लिए जो युद्ध में अमेरिका का साथ देंगे। सऊदी अरब जो 24 घंटे पहले अमेरिका को वार्निंग दे रहा था ईरान पर हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, अब उसने 180 डिग्री टर्न ले लिया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया तो ईरान युद्ध में दिनों दिन और ताकतवर होता जाएगा। सऊदी अरब को खामनेई की बैलिस्टिक मिसाइलों का खौफ बहुत तगड़ा है। उनसे बचने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की है। मिडिल ईस्ट में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास खामनेई जैसी मिसाइल पावर हो। खामनेई के पास 1000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली विध्वंसक मिसाइलें हैं जो मिडिल ईस्ट में न सिर्फ इजराइल, अमेरिका बल्कि किसी भी देश को तबाह कर सकती हैं। खामनेई के आर्सेनल में खुर्रम शहर 4 मिसाइल जो 2000 किलोमीटर तक हाहाकार मचा सकती है। सेजिल मिसाइल पूरे इजराइल को अपनी चपेट में ले सकती है। इसाद मिसाइल 1900 किलोमीटर दूर किसी भी अड्डे पर हमला कर सकती है। गदर मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। हज कासिम जैसी बैलिस्टिक मिसाइल 1400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। खामनेई ने हाइपरसोनिक मिसाइलों और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की लंबी रेंज तैयार कर ली है। हाइपरसोनिक मिसाइल में फतह 1, फतह 2 मिसाइल और खैबर शिकन मिसाइल अपनी स्पीड और सटीक निशाने की वजह से बहुत घातक मानी जाती है। शॉर्ट रेंज मिसाइलों में जुल्फिकार और कियाम जैसी मिसाइलें हैं। ईरान ने क्रूज और एंटी शिप मिसाइलों की रेंज भी डेवलप कर ली है। क्रूज मिसाइलों में पावेह 1650 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अबू महदी समंदर में 1000 किलोमीटर दूर अमेरिका के जहाजों को निशाना बना सकती है